हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव, लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में हम लोग यूपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं। ये प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है। हम लोग इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट के मैराथन को देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 आ गया है और इसका पार्ट 2 बाकी है। आज हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें 50 प्रश्नों को इंक्लूड किया हूँ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बीपीएससी पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी एस्टेट सीटेट पेपर 2 इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोग, मैं ऐसे उन प्रश्नों को ले हूँ जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों का पीडीएफ चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से, टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा करके लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल सर्च करेंगे तो भी मेरा चैनल आ जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में भूल जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। इससे पहले 50 प्रश्नों को देख चुके हैं और आज 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें। प्रश्न नंबर 51 है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आजाद, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 52 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? प्रश्न दिया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? बनारस, कलकत्ता, लाहौर, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो लाहौर का अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज को लक्ष्य करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 53 है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 5 मार्च, 12 मार्च, 6 मार्च। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी की दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुई थी दांडी यात्रा। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न नंबर 54 है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 12 मार्च को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। प्रश्न नंबर 55 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 12 दिसंबर 1931, 12 नवंबर 1930, 6 दिसंबर 1930, इनमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 55 का ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 56 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 23 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, 6 अप्रैल 1931 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी इरविन समझौता 23 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 56 है, यहाँ पे 2 बार टाइप हो गया है। 56 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 5 अप्रैल से 26 मई के बीच 1931 में, 7 अप्रैल से 1 दिसंबर 1931 और 1 नवंबर से 26 दिसंबर 1930। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वो 1 नवंबर से 26 दिसंबर 1930 के बीच में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी है। प्रश्न नंबर 58 है, सांप्रदायिक निर्णय कब घोषित किया गया? 6 अगस्त 1932 को, 6 अगस्त 1930 को, 16 अगस्त, यहाँ पे 16 अगस्त है 1932 को, 16 अगस्त 1930 को, 16 अगस्त 1931 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो सांप्रदायिक निर्णय है वो 16 अप्रैल 1932 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 59 है, पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? कब पूना पैक्ट कब हुआ था? 5 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को, 5 नवंबर 1932 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो पूना पैक्ट था 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। प्रश्न नंबर 60 है, सांप्रदायिक निर्णय का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में आरक्षण, पृथक निर्वाचन मंडल, सरकारी सेवा में आरक्षण। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो सांप्रदायिक निर्णय था उसका मुख्य उद्देश्य पृथक निर्वाचन मंडल था। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। प्रश्न नंबर 61 है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? द्वारिका में, सेरीबंदर में, पोरबंदर में। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 62 है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम
था? महेश चंद्र, करमचंद्र, श्यामलाल, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी का पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 63 है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942, 24 अगस्त 1942, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पास किया गया। प्रश्न नंबर 64 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में, 1897 में, 1887 में, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका वकालत करने के लिए 1893 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 65 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1 फरवरी 1948, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1947, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 66 है, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? हंगर इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 67 है, भारत के वृद्ध पितामह के रूप में विख्यात हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत में वृद्ध पितामह के रूप में दादा भाई नौरोजी विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 68 है, दादा भाई नौरोजी को कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया? 1 बार, 4 बार, 3 बार, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दादा भाई नौरोजी को 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न नंबर 69 है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था, 14 नवंबर 1890 को दिल्ली में हुआ था, 14 अक्टूबर 1890 को श्रीनगर में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 70 है, तिलक की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1 अगस्त 1917 को मुंबई में हुई थी, 1 अगस्त 1920 को इलाहाबाद में हुई थी, 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुई थी, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो तिलक है इनकी मृत्यु मुंबई में 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 71 है, 71 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? भगत सिंह का, महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया कथन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तिलक की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी है? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, गीत गोविंद, सत्यार्थ प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो तिलक का प्रसिद्ध ग्रंथ द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 73 है, तिलक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1856 में नासिक में हुआ था, 1856 में रत्नागिरी में हुआ था, 1856 में जलगांव में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो तिलक का जन्म 1856 में रत्नागिरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 74 है, तिलक ने कौन से 2 पत्रिकाएं प्रकाशित किए थे? मराठी बंगाली, वंदे मातरम, स्वाधीन, मराठा केसरी, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तिलक ने जो 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की थी वो मराठा और केसरी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 75 है, गणपति उत्सव मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो गणेश उत्सव है वर्तमान में भी मनाया जा रहा है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किए थे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं, यदि मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों 76 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1887 ईस्वी में कोलकाता में, 1888 ईस्वी में मंदसौर में, 1887 ईस्वी में कटक में, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1887 ईस्वी में कटक में हुआ था। प्रश्न दिया है 77, आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था, सिंगापुर में, बर्मा में, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बताइए आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो जो आजाद हिंद फौज है उसका गठन सिंगापुर में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 78 है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राधाबाई, महादेव गोविंद रानाडे, डी.के. कर्वे, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थी डी.के. कर्वे ने किए थे, डी.के. कर्वे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 79 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1944 में, वर्ष 1945 में, वर्ष 1946 में, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में हुई थी। प्रश्न नंबर 80 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में शांति सैनिक भेजने वाला सबसे बड़ा देश कौन है?
प्रश्न दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में शांति सैनिक भेजने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? बांग्लादेश है, भारत है, चीन है, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में शांति सैनिक भेजने वाला सबसे बड़ा देश बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 81 है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? केशव बलिराम हेगड़े, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत सेवा समाज है, सेवक समाज है, उसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 82 है भारतीय विदेशी नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पंचशील, गुटनिरपेक्ष, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर भी आधारित है, पंचशील पर भी आधारित है और गुटनिरपेक्ष, तीनों पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 83 है गुटनिरपेक्ष का क्या उद्देश्य है? था यहाँ पे होगा। तो गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य सैनिक गुटबंदियों से दूर रहना। गुटनिरपेक्ष का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में दोनों ही गुटों से अलग रहना, विश्व शांति और सत्य और न्याय का समर्थन करना। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आइए गुटनिरपेक्ष के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1961 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के कर्नल, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो जो ये प्रश्न है 83 नंबर का, इसमें गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य सैनिक गुटबंदियों से दूर रहना और गुटनिरपेक्षता का अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में गुटों से अलग रहना, ये भी सही है, और विश्व शांति, सत्य और न्याय का समर्थन करना, ये भी सही है। इसलिए 83 नंबर का प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 84 है गुटनिरपेक्षता की जो गुटनिरपेक्षता के प्रमुख लक्षण और विशेषताएं क्या हैं? शक्ति गुटों से पृथक रहना, स्वतंत्र विदेशी नीति, साम्राज्यवाद का विरोध। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो गुटनिरपेक्ष का प्रमुख लक्षण तीनों है, शक्ति गुटों से पृथक रहना, स्वतंत्र विदेशी नीति, साम्राज्यवाद का विरोध। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए गुटनिरपेक्ष की विशेषताओं और लक्षणों को देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। शक्ति गुटों से पृथक रहना, इसकी विशेषता है स्वतंत्र विदेशी नीति, शांति और सद्भावना की नीति, साम्राज्यवाद का विरोध, उपनिवेशवाद और सोशल शोषण एवं आधिपत्य का विरोध, विकासशील नीति का अनुसरण करना था। प्रश्न नंबर 85 है सर्वप्रथम किस देश ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया? पाकिस्तान, भारत, नेपाल। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम ने गुटनिरपेक्षता की नीति को भारत ने अपनाया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 83 है पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? वर्ष 1925, वर्ष 1945, वर्ष 1954। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1954 में हुआ था। आइए पंचशील सिद्धांत के बारे में कुछ जान लेते हैं। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई आपस में बातचीत के द्वारा किया था। पंचशील सिद्धांत के 5 निम्न उद्देश्य थे। कौन कौन थे? प्रत्येक राज्य एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। पॉइंट नंबर 4 है एक दूसरे के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर संबंध स्थापित करना। और 5वां है और अंतिम है शांति सहअस्तित्व सिद्धांत को स्वीकार करना। ये थे पंचशील सिद्धांत के बारे में कुछ फैक्ट, इसको ध्यान दे दीजिएगा। प्रश्न नंबर 87 है सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ था? मैसूर में। इसका ऑप्शन ही गायब हो गया है। चलिए इसका वो सर्वप्रथम किस प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त दिया गया था? पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार की मांग 1917 में उठाई गई थी। सबसे पहले त्रावणकोर देसी रियासत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। कहाँ पर? सर्वप्रथम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार त्रावणकोर देसी रियासत में दिया गया था। अब प्रांतों में, देसी रियासत ये है, प्रांतों में मद्रास में पहला प्रांत था। यदि देसी रियासत में पूछ देगा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देसी रियासत में मतलब प्राप्त हुआ, तो त्रावणकोर देसी रियासत में। यहाँ पे प्रांत पूछा है तो मद्रास प्रांत में, जिसमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। तो सर्वप्रथम मद्रास प्रांत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 89 है किस आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था? वर्ष 1930 नमक आंदोलन, वर्ष 1922 का आंदोलन, वर्ष 1942 का आंदोलन में। उपयुक्त में से एक इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 1930 के नमक आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 90 है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1988, 1978, 1992। उपयुक्त में से एक इनमें से कोई नहीं। तो महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न है 91 शारदा एक्ट कब पारित किया गया? 1902, 1978, 1929। उपयुक्त में से एक इनमें से कोई नहीं। तो जो शारदा एक्ट था 1929 में पारित किया गया था। शारदा एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। शारदा एक्ट लड़कियों के विवाह, उसके विवाह में
के पूर्व ही कर देने को नियंत्रित करने के लिए, मतलब जो शारदा एक्ट था, बाल विवाह को रोकने के लिए चलाया गया था, ताकि बाल विवाह को रोका जाए। इस अधिनियम नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2029 में शारदा एक्ट लाया गया था। बाल विवाह को रोकने के लिए वर्ष 1929 में शारदा एक्ट लाया गया था और यह अधिनियम अप्रैल 1930 में लागू हुआ। इस कानून के अनुसार विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 14 तथा लड़कों के लिए 18 तय की गई थी। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह रोकने से है। प्रश्न नंबर 92 है, भारतीय संसद में कब सती प्रथा विरोध अधिनियम पारित हुआ था? 1978 में, 1987 में, 1973 में, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद में 1987 में सती विरोध अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1987 में। प्रश्न नंबर 93 है, संसद में महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में, 1978 में, 2000 में, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो संसद में महिलाओं का अभद्र प्रदर्शन वर्ष 1986 में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 94 है, महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? दिल्ली के दंगों के समय, कम्युनल अवार्ड के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 95 है, अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, डी.बी. कालेकर द्वारा, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग का संघ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से था? एम.एन. रॉय का, सुभाष चंद्र बोस का, जयप्रकाश नारायण का, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 97 है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, जयप्रकाश नारायण और जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 98 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, श्रीमती कादम्बनी बोस, श्रीमती एनी बेसेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 99 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 100 है और आज का लास्ट प्रश्न है, शोएब पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय, राजगुरु, भगत सिंह, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो शोएब पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, इस तरह इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैराथन समाप्त हुआ। यदि आप लोग इसका वन लाइनर के रूप में कंप्लीट क्लास चाह रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इसको कवर करूंगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मैं जितना हो सके उतना MCQ मैराथन के रूप में और प्रैक्टिस सेट के रूप में करवा दी हूँ। और यदि आप लोग की मांग हुई तो मैं वन लाइनर संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा। चलिए दोस्तों, मैं एक बार और ध्यान दिलवा दूँ, यदि आप मेरे चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने मित्रों में कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।